मजबूती से करें। तो ये सिर्फ नारे हैं, राजनीतिक तौर पे लोगों के आंसू पहुंचने की कार्रवाई। चलिए, लेकिन अगर हम धरातल पे बात कहें तो बजट धरातल पे गवर्नमेंट के अपने आंकड़े हो सकते हैं जो हमें यकीन भी करना चाहिए क्योंकि वो अधिकृत आंकड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही आकर के रुकते हैं कि आम जन को आखिर मिल क्या रहा है, राहत कितनी दे पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेको टैक्स लैब में लगातार तीसरी बार जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी वो उस पर कहीं जेटली साहब खरे उतरते नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उम्मीदों का एक सैलाब जिस तरह से इन्होंने खुद ने तैयार किया मोदी साहब ने 2014 में मई में जब इलेक्शन के दौरान, तो अभी लगता है कि वो उम्मीदें अभी तक हाल ही पूरी होती दिखाई नहीं दे रही हैं। चलिए दीपा जी, महंगा तो बहुत कुछ हो रहा है और आपने तो बड़ी चिंता भी जाहिर की थी कि खाना खाना, अब तो मुझे लगता है कि श्वास लेना जिसका आप टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं, इसमें स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे एक जो टैक्स है वो उसी का टैक्स है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि सर्विस टैक्स बढ़ने के बाद में, या लोग मानसिक रूप से तैयार थे कि एक टैक्स की और आपको इंक्रीज करके उसकी मार झेलनी पड़ेगी, तैयारी थी पहले से? योगिंदर जी, मुझे नहीं लगता कि सर्विस टैक्स की मार की तैयारी थी क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले स्वच्छ भारत के नाम पे टैक्स बढ़ा है। मैं क्योंकि प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखती हूं तो मैं ये मानती हूं कि टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि जो टैक्स का अमाउंट है, जो पैसा जा रहा है सरकार के पास, वो सही तरह से यूटिलाइज हो। स्वच्छ भारत का टैक्स है वो स्वच्छ भारत में यूज हो, तो कहीं ना कहीं तो जो करदाता है, जो टैक्स भर रहा है, उसको एक राहत मिले कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। और जहां तक बजट के आंकड़ों की बात है, मैं इस बात पे पूरा एग्री करती हूं कि ये बजट एक दिखावटी बजट है। जब मोदी जी सरकार में आए थे, जब ये सरकार बदली थी, एक बड़े जोर शोर से इसने पदार्पण किया था इस सरकार ने, तब महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। लगभग 50% महिलाएं थी। तो हम क्यों नहीं ये सोचते कि अगर हम उस लगभग 50% महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो देश की प्रगति ज्यादा होगी, 2 कदम आगे चलेगा देश। अभी वो सिर्फ 50% आगे चल रहा है। तो इस बजट में मेरी तो ये अपेक्षा थी कि इसमें महिलाओं के बारे में काफी सोचा जाएगा और इसको महिलाओं, जिस तरह ग्रामीण ओरिएंटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड ये बजट आया, वो भी रोड्स की अगर हम बात करते हैं तो उस तरह आना चाहिए था। एक तो टैक्स स्लैब जरूर बढ़नी चाहिए थी, सबकी नहीं बढ़ाते, महिलाओं की बढ़ाते, क्योंकि अभी जरूरत है महिलाओं को आगे लाने की। अगर अगला इलेक्शन जीतना है तो महिलाओं को मजबूती देनी ही पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अक्सर ये आरोप लगते हैं राजनीतिक दलों पे कि अमुक राज्य में चुनाव है, इस लिहाज से उनका ध्यान रखा गया है और उसी के मद्देनजर बजट बनाया गया है। आपको लगता है कि आप क्योंकि एक गैर राजनीतिक पर्सनैलिटी हैं, तो आपको लगता है कि इस बजट पे किसी चुनाव की छाया है? देखिए, चुनाव की तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती, लेकिन हाँ राजनीतिक पार्टी की छाया, तैयारी तो है हर पार्टी की। जब वो आती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, जो भी हो, हर पार्टी जब वो बजट पेश करती है तो वो, इसमें राहत की बात ज्यादा नहीं है, तो ये मान सकते हैं कि चुनाव के लिए कोई ऐसा ध्यान भी नहीं रखा गया? हाँ, ऐसा कुछ अभी तो इतनी जल्दी ना चुनाव के, क्योंकि एक मेंटालिटी होती है कि जब चुनाव पास आते हैं तब चुनाव का ध्यान रखा जाता है। तो अभी तो मिडिल ऑफ द रेन में, अभी तो इनका राजनीतिक जो सफर है वो बीच में ही पहुंचा है। तो मुझे नहीं लगता चुनाव का है, लेकिन इस बजट में कुछ है भी नहीं। तो चुनाव का तो इस बजट में कोई खास ध्यान रखा नहीं गया है, लेकिन राहत भी नहीं है इस बजट में। तो मुझे लगता है कि ये बजट महिलाओं के अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो इस बजट से काफी निराशाजनक होंगी जो महिलाएं हैं। और कोई, आज हम 33% आरक्षण की कब से मांग कर रहे हैं, सरकारें बदल गई हैं, तो जब आप आरक्षण नहीं दे रहे तो कम से कम राहत तो दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस है। और एक चीज और मैं कहूंगी, जैसे ये स्टार्टअप की बात करिए तो महिलाओं के लिए एक अलग से सेगमेंट क्यों नहीं सेटल किया गया कि अगर कोई महिला स्टार्टअप करना चाहती है, ग्रामीण क्षेत्र हम कहते हैं 70-80%, सारी महिलाएं थोड़ी खेती बाड़ी करती हैं। आज कारीगर महिलाएं भी हैं, बुनकर महिलाएं भी हैं। मैं खुद काम करती हूँ ऐसे वर्ग से, जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, उनके लिए विशेष तौर पे एक वर्ग, उनका एक वर्ग बना के और बजट में प्रावधान देना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए अच्छा हो बजट। ऐसा नहीं है कि बजट में कुछ अच्छा नहीं है, जैसे कि वो प्राथमिक शिक्षा पे इन्होंने अच्छा काम किया है जो ये, और एक इन्होंने, मैं थोड़ा अप्रिशिएट करूंगी कि जो ईयर बांधा है कि 2016 तक हम बिजली दे देंगे। अब 16 भी आ रहा है अगले साल, तो हमारे पास एक चल रहा है अगले मई अगले साल के लिए, आज 16 में 18 में 2 साल बाकी है, मई 18 तक के तो लिए आज 2 साल 2 महीने जी आज 18 में हम प्रश्न करने लायक तो रहेंगे कि आपने 18 बोला है तो 18 में बिजली क्यों नहीं पहुंची, अगर नहीं पहुंची तो ये एक थोड़ा सा बोल्ड स्टेप हम मान सकते हैं। अदरवाइज कोई खास 2018 के लिए सभी तरह के ग्रामीण सेक्टर को
इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन जो बजट उसके मध्य रखा है वो मुझे लगता है कि काफी कम है। इतने पैसे में हो पाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि फीडर्स लेकर के जाने होंगे। आज भी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत सारे गांव ऐसे, राजस्थान में कई ऐसी ढानियां और गांव हैं जो जोग्राफिकली बहुत दूर दूर हैं, वहां तक कैसे बिजली पहुंचा पाएंगे। लेकिन सरकार हो सकता है कि विंड पावर, सोलर पैनल्स, इन सबका उपयोग करके और उनका इलेक्ट्रिफिकेशन कर सके, उस ओर भी काफी ध्यान देने की बात कही जा रही है। इलाज आपका सस्ता हो सके, इसके लिए भी सरकार ने इसमें काफी ध्यान रखा है। डायलिसिस की जो चीजें हैं उन्हें सस्ते करने की बात कही है। 300 स्टोर्स खोले जाएंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जब भी कहा जा रहा है कि मिला जुला इसे बजट कहा जा सकता है। एक बार मैं वापस पूजा के पास में जाना चाहूंगा। पूजा, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ये मान सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़े थे 2014 में और जब सरकार बनी थी तो यूथ ने बहुत दिल खोल करके सहयोग किया था, तो वो एक उम्मीद है, वो जो सहयोग था उसका रिटर्न कुछ इस बजट में देखने को मिलेगा। हाँ, देखिए, थोड़ा बहुत सरकार जो इन्होंने नया अपना खोला है कि भाई स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, जो इन्होंने नए बताए हैं तरीके की, इससे अब हम इकोनॉमी ग्रो कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया, तो इसकी तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो एक बजट में देखा जा रहा है कि थोड़ा बदलाव, जो क्षेत्र है फोकस थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे स्किल एजुकेशन के लिए भी उन्होंने डिडक्शंस दिए हैं टैक्स में भी, और स्टार्टअप्स के लिए भी कैपिटल गेन्स में कुछ छूट है, कुछ नोटिफाइड स्टार्टअप्स के लिए। तो ये ठीक है कि हाँ, कुछ ये लोग बढ़ रहे हैं नए क्षेत्रों की तरफ। ताकि ओवरऑल इकोनॉमी देखा जाए तो हाँ, बैंकरप्सी लॉ जो है इसको अगले साल के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है, तो आई थिंक इसमें इकोनॉमी हमारी बैकफुट पे जाएगी 1 साल के लिए, क्योंकि बैंकरप्सी लॉ में तो इसका आना तो बहुत जरूरी है। इसकी वजह से भी सरकार को बहुत सारा फंड देना पड़ता है, इनएफिशिएंट फर्टिलाइजर सब्सिडीज देनी पड़ती हैं, और बैंक्स का भी सबका रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ता है। चलिए, एक बड़ी बात यह है कि जो सबसे ज्यादा सपने जो उड़ान भरते हैं वो युवाओं के भरते हैं। सर्विस टैक्स बढ़ा करके आपको लगता है कि एक नया महंगाई का एक कठोर कदम और उठा दिया उनके लिए? हाँ जी, हाँ, सर्विस टैक्स मेरे को लगता है कि देखो, मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ये लोग जीएसटी लाना चाह रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसके लिए आई थिंक दिस इज अ ट्रांजिशन फेज, बिकॉज जीएसटी में एकदम से टैक्स बढ़ेगा तो एकदम से बाहर आएगा लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर, तो इसलिए आई थिंक दे आर मूविंग टूवर्ड्स ट्रांजिशन इकोनॉमी, सो दे आर इंक्रीजिंग टैक्स slowly year by year, so because they can't change VAT, so they have in hand only service tax, so I think so they are increasing it. नगेंद्र जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि गाड़ियां महंगी हो रही हैं, ब्यूटी पार्लर जाना महंगा हो रहा है, खाना आपका महंगा हो रहा है, मोबाइल फोन, उसके बिल, रेल भाड़ा बेशक नहीं बढ़ाया गया हो, लेकिन जिस तरह से टैक्स ला